हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मूवीशाला प्लेटफॉर्म के अंतर्गत इंदिरा सिविल सर्विसेज के तहत हम लोग पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत चर्चा कर रहे थे और हम लोग बात कर रहे थे इसके संवैधानिक विकास की। तो संवैधानिक विकास में हम लोग इससे पहले 1861 के अधिनियम के बारे में पढ़ा था, जिसमें मोटी मोटी बातें हैं, जैसे पोर्टफोलियो सिस्टम है, ठीक है, और विभागीय प्रणाली है। इसी पोर्टफोलियो सिस्टम को ही विभागीय प्रणाली बोलते हैं। और अन्य देखोगे कहीं ना कहीं इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट है, आईपीसी, इसी के दौरान क्या है जो है इन सब फॉर्मेशन होता है। तो अब हम बात करेंगे आज 1892 के एक्ट में। आखिर 1892 का एक्ट क्यों लाना पड़ा भारत सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसे भारत शासन परिषद अधिनियम 1812 के 92 के नाम से जानते हैं। 92 का दौर है, आप देखेंगे। और आप ये भी देखेंगे उस समय लॉर्ड डफरिन भारत के जो है वायसराय रहा हुए थे, क्योंकि डफरिन का आपको लगेगा कि 85 में भी थे, क्योंकि डफरिन के समय क्या होता है, कांग्रेस का जो है कांग्रेस की स्थापना होती है। तो ऐसी बातें आपको इसमें दिखाई पड़ेंगी कि कैसे गैर सरकारी सदस्यों को, जैसे बात की गई थी, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से गवर्नर वायसराय को नॉमिनेट करने का अधिकार था, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था। आपने देखा होगा कि क्या 60 के दौरान जो है बजट प्रणाली लाई गई थी 1861 के तहत, या 61 से पहले की थी, लेकिन आपको वो चीजें आपको 1861 में देखने को मिली। और इसी के साथ आप देखेंगे क्या कि जैसे जैसे अब परोक्ष रूप से जैसे लोगों के बीच, जैसे अन्य लोगों को भी इसमें जोड़ने का प्रावधान किया गया था। तो चलिए इन सभी चीजों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं इंदिरा सिविल सर्विसेज के तहत मूवीशाला प्लेटफॉर्म के अंतर्गत हमारा कोड है, आप देखेंगे अनुज 6684 कोड को यूज करते हुए आप 1892 इससे पहले के भी अधिनियमों को देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपको ये तैयारी, अगर आप यूपीएससी 2021 दे रहे हो, हालांकि पूरा नहीं खत्म हो पाएगा, यूपीपीसीएस दे रहे हो, काफी हद तक चीजें खत्म हो जाएंगी। आरओ दे रहे हो, जैसे उत्तराखंड पीसीएस का नोटिफिकेशन आया, बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। और आप ये भी देखेंगे आरपीएससी हो, जेपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, आरओ हो, यूपी हो, अगर आप इन सभी चीज़ों की एग्जाम दे रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, मूवीशाला प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं 1892 के अधिनियम में। तो चलिए बात करेंगे 1892 के अधिनियम में। अगर बात करेंगे, आप देख सकते हैं ये 1892 का अधिनियम है, 12 बार आ रहा मेरे दिमाग में, आप इसे 92 ही देखें, ठीक है। ये 1892 का अधिनियम है। तो चलें इसके आगे अगर बात करेंगे तो देखेंगे 1892 का अधिनियम देखेंगे आप तो कहीं ना कहीं कहाँ ये जो है इनके समय होता है, क्योंकि क्या है लॉर्ड डफरिन का ये कार्यकाल आप देखेंगे कहीं ना कहीं है। ये लॉर्ड डफरिन का आप देखेंगे, इस समय आप देखेंगे, इस पे मत जाइएगा। आप बात करें, हाँ, इस चीज को आप हटा देंगे तो आगे बढ़ते हैं। अगर देखेंगे कि इस तरीके से आप इसे देखेंगे कि इनके समय और कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, तो आपको दिखाएगा क्या कि तृतीय जो है बर्मा युद्ध इन्हीं के समय होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का युद्ध होता है, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, आप ये भी देखेंगे। और आप ये भी देखेंगे कि क्या कि इन चीजों को देखने के लिए अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपको इनके समय में ये घटनाएं, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन चीजों को देखना चाह रहे हो तो आप चलेंगे तो इन चीजों को भी आप देख सकते हैं कि कैसे आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इनके शासनकाल में होती है, तृतीय बर्मा युद्ध होता है, ये सभी लॉर्ड डफरिन के समय होती हैं घटनाएं। और इन्हीं के समय ये जो है एक्ट भी पास होता है 1892 का। तो देखेंगे 1892 के एक्ट में ये इंडियन काउंसिल एक्ट की एक समरी है, आप देखेंगे कि किस तरीके से इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल और सेंट्रल जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात है, दोनों जगह फॉर्मेशन की बात है। आप देखेंगे नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर हैं और आप देखेंगे कौन से, और इसके बाद 4 नॉमिनेट मेंबर आप बहुत सारी इसमें फॉर्मेशन है। इसी चीज की चर्चा आप इस चीज को भी देख सकते हैं एक नजर। अगर हम बात करें इसके साथ, अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि और कौन कौन से अधिनियम हैं
तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात हो रही है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की बात हो रही है, और एडमिनिस्ट्रेशन, और देखेंगे कंट्रोल कौन कर रहा है इसे, जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से आप इन अधिनियमों के बारे में सुनते हैं। अब हम बात करेंगे इसके मुख्य पॉइंट की ओर, तो चलते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनको लेकर आप देखेंगे। भारत शासन अधिनियम 1892 की बात करें तो आप चलेंगे 1892 की बात है। इससे पहले के जो अधिनियम आए थे, कौन से, इससे पहले के आए अधिनियमों, मतलब 1793 से बात करेंगे अगर, 1793 से 1861 तक के अधिनियमों की हम चर्चा कर चुके हैं। तो इन्हीं अधिनियम की बात इस अधिनियम में की गई है। देखेंगे कि आए अधिनियमों में भारत को कुछ हद तक सार्वजनिक सेवाएं, अर्थव्यवस्था आदि क्षेत्रों में प्रवेश मिलना लगा था। कैसे, आपने 1861 के अधिनियम के बारे में पढ़ा कि आपने कैसे, आप देखेंगे कैसे भारतीय लोगों को भी इसमें शामिल करने की बात की गई थी, क्योंकि 1857 की क्रांति हो चुकी थी। 1858 में जो है नया एक्ट पारित करना पड़ेगा। एक्ट कुछ नहीं था, वो जो है क्राउन का शासन का एक जो है घोषणा पत्र था, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। तो आप देखेंगे अब भारतीयों में भी अब क्या हुआ था, राष्ट्रीयता और राजनीतिक चेतना का विकास प्रारंभ होने लगा था। हमने आपको ये चीज पहले ही बता दी थी कि भारत के जो लोग पश्चिमी सभ्यता से सिविलाइज होकर आए थे, खासकर कलकत्ता रीजन के क्षेत्र के लोग जो है क्या किए, जाए थे यूरोप, जाकर पढ़ के आए, वहाँ की व्यवस्था को देखा, वहाँ ये लोग कैसे शासन कर रहे थे। यही अंग्रेजी व्यवस्था यूरोप के दौरान ब्रिटेन में कैसे शासन कर रहे थे और भारत में इनका क्या शासन का प्रावधान था, इन चीज़ों को उन्होंने भलीभांति समझा और इसके बाद उन्होंने यहाँ के लोगों में क्या है, राजनीतिक और सामाजिक चेतना उन्होंने जो है उनमें जागृत करने के लिए शिक्षा के प्रचार प्रसार की बात करनी शुरू की। जैसे बहुत सारी प्रथाओं के लिए सामाजिक आंदोलन शुरू हुए। इसी के साथ सामाजिक आंदोलन से जुड़े लोगों को भी ब्रिटिश आंदोलन के खिलाफ या ब्रिटिश लोगों के खिलाफ जो है या ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ उन्होंने क्या किया था, जो है जागृत किया था कि क्या, कि ये एक औपनिवेशिक शासन है, हमारे द्वारा ये शासित नहीं है। ऐसी चेतना का प्रसार क्या होने लगा था, 1892 के अधिनियम तक आते आते मेरे बच्चों क्या होने लगा था, प्रचार होने लगा था। आप देखेंगे कि अगर आप इन चीजों को नोट भी कर सकते हैं, नोट करने के दौरान अगर हम आपसे बात करें तो देखेंगे इस क्रम की बात कि अब चेतना का विकास उनके होने लगे। अब चेतना का कैसे विकास होता है, ये सब साइकोलॉजी का पार्ट है। कोई चीजें आप देख कर देखते हैं, कोई चीजें आई आपको सिखाई, जैसे एक शिक्षक आपको सिखाता है, वैसे ही इस सामाजिक मूवमेंट या सोशल थिंकर या सोशल मूवमेंट जो लोग थे, आप देखेंगे कांग्रेस की स्थापना भी होती है एक सोशल के रूप में, लेकिन राजनीतिक रूप से इसे मान्यता धीरे धीरे क्या करती है, राजनीतिक कार्यों में बढ़कर चढ़कर हिस्सा लेने लगती है। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से अब भारतीयों में भी क्या होने लगा था, राष्ट्रीयता कहेंगे और राजनीतिक चेतना का विकास होने लगा था। अगर हम और आगे बात करें तो इसके अगले पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो दिखाई पड़ेगा आपको कि अब 1885 की हमने बात कर दी थी क्या, कि 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ। बेसिक सा क्वेश्चन है, आप छोटे से पढ़ते आए होंगे, ठीक है, एनसीईआरटी अगर पढ़ रहे होंगे क्लास 6 से। केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों में और क्या होने लगा, अब केंद्रीय और प्रांतीय सरकारें आप देखेंगे दो जगह थी। तो केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की बात थी में भारतीयों की उपस्थिति की मांग और तेजी, क्योंकि 1861 के अधिनियम में भारतीयों को जो है सरकार में शामिल करने के लिए आप देखेंगे कहीं ना कहीं नॉमिनेट की वायसराय की कार्यकारिणी परिषद हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में है, आप देखेंगे क्या है, पोर्टफोलियो, विभागीय प्रणाली, अन्य चीजें आ चुकी थी। तो अब लोगों ने और मांग करना शुरू की कि हमको और हिस्सेदारी कहाँ चाहिए, शासन या भारत की शासन में भागीदारी चाहिए। तो अब केंद्रीय और प्रांतीय सरकार में भारतीयों की उपस्थिति की मांग किसने की, स्वयं भारतीयों द्वारा उठाई गई, ना कि किसी अंग्रेज द्वारा, क्योंकि अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि इनकी हिस्सेदारी इसमें बढ़े, लेकिन वो मजबूर बस उन्हें ये बस
देना पड़ता था भागीदारी, क्योंकि भारतीय लोगों को क्या करना पड़ता था, उन्हें संतुष्ट भी रखना था। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इसमें वर्तमान परिस्थितियों की अगर बात करें तो ध्यान में रखकर ब्रिटिश सरकार भी इस सियासत से चौकन्नी थी। 1857 की क्रांति तो वर्तमान की जो परिस्थितियां थी उससे भी भली भांति परिचित हो चुकी थी। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से क्रांति हो जाए, क्योंकि भारत में क्या था, उदारवादी के साथ साथ उग्रवादी एक धारा अपना अलग ही मंच खड़े करके कर रही थी। हालांकि आप देखेंगे कांग्रेस के अधिवेशन 1907 से पहले एक मंच पर रहते हुए कार्य कर रहे थे, लेकिन दोनों की गतिविधियां अलग अलग थीं। लेकिन ऐसा दौर चला कि 1907 के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी और उदारवादी अलग अलग हो गए थे, जिसे कहते हैं भारत में फाड़। और ये फाड़ की राजनीति में कहीं ना कहीं ब्रिटिश उपनिवेशी शासन लोगों की भी भागीदारी थी। आप इस बात से भली भांति परिचित होंगे, ठीक है। और जो घटना आपको 1909 के अधिनियम में दिखाई पड़ती है कि फूट डालो और राज करो की नीति, ये पहले से ही तैयार हो चुकी थी भूमिकाएं। तो इस रूप में आप देखेंगे कि भारत परिषद अधिनियम 1892 को पारित किया गया। ये सभी ऐसे कारण थे, ऐसी परिस्थितियां थीं, ऐसी मनोदशाएं तैयार हो रही थीं, आप देखेंगे। तो इस क्रम की अगर बात करें तो अब हम देखेंगे अब विधान परिषद की बात कर लेते हैं। तो विधान परिषद में क्या किया गया, विधान परिषद हमने कहा क्या दोनों जगह, चाहे वो केंद्रीय हो चाहे प्रांतीय हो, तो क्या करेंगे, कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने। यही क्वेश्चन आपसे यूपीएससी में कई बार, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, ठीक है, सभी एग्जाम, ऑल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहेंगे, ठीक है, ऑल एग्जाम पॉइंट व्यू से क्या था, विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की बात है। ऐसी घटना 1892 में 1861 से ही आपको दिखाई पड़नी शुरू हुई थी। और हुआ कि उनको अब बजट पर, ये बजट प्रणाली सिस्टम आपने देखा था 1861 के अधिनियम में आई थी, और बहस करने और कार्य का जो पालिका के प्रश्नों का उत्तर देने को अधिकृत किया गया। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस अधिनियम में बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों पर उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। लेकिन एक बार पूछ सकते हो कि कोई क्वेश्चन है, आप बैठे हैं परिषद में, तो क्या करेंगे, आपको कोई अगर क्वेश्चन पूछना है तो एक बार दोबारा उस पर कोई प्रश्न, पूरक प्रश्न जिसे कहते हैं क्रॉस क्वेश्चन करना। उस अधिनियम की व्यवस्था इस अधिनियम में नहीं की गई थी मेरे बच्चों, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, परंतु कार्यपालिका से क्या था, पूरक प्रश्न। क्या है, जिसे पूरक प्रश्न कहते हैं कि प्रश्न के बदले में प्रश्न, ठीक है, एक प्रश्न से दूसरा प्रश्न कहेंगे। और पूछने और मत देने का अधिकार अभी नहीं था। आप देखेंगे मत विभाजन का अधिकार या मत देने का अधिकार अभी नहीं दिया गया था। ऐसी क्वेश्चन आपसे यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस सभी एग्जामों में पूछा जाता है। अगर आप 2021 का यूपीएससी दे रहे हैं, अगर आप 2021 का यूपीपीसीएस देने जा रहे हैं, तो आप ऐसे प्रश्नों की ही तैयारी करके जाएंगे। आने वाले समय में बीपीएससी, जेपीएससी में भी आप इसी तरीके के प्रश्नों को देखेंगे। तो आपको चाहे आपको लगे तो आप पिछले ईयर के आप क्या करेंगे, आप अनसॉल्व पेपर उठाइए, सॉल्व पेपर उठाइए, ठीक है, बहुत सारे मार्केट में आपको दिखाई पड़ेंगे। अगर हम बात करें तो इस क्रम की अगर हम बात करें आगे, अगर हम इसकी घटनाक्रम की आगे की बात करें 1892 के, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि अब और क्या घटनाएं हुई। अब यह हुआ कि कार्यों में वृद्धि हो गई। कार्यों में वृद्धि होगी तो सदस्यों की आवश्यकता होगी, क्योंकि हर व्यक्ति को क्या है, तो यही कहा गया कि केंद्रीय और प्रांतीय परिषदें दोनों की बात है, याद रखिएगा। यही आपको नोट डाउन करना है, याद रखिएगा। यही चीजें आपको कीवर्ड के रूप में याद रखनी है। यहाँ जरूरी नहीं आपसे पूछा जाए केंद्रीय, हो सकता है पूछे आपसे वो क्या कि केंद्रीय परिषदों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। अगर यही स्टेटमेंट लिखा जाए कि सिर्फ 1892 के अधिनियम में सिर्फ केंद्रीय परिषद,
ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय परिषदें दोनों थी। तो सिर्फ केंद्रीय परिषद में ओनली सेंट्रल लेवल पे क्या है, जो है अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। सिर्फ लिखा हो अगर कहीं तो स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हम देखेंगे केंद्रीय और प्रांतीय दोनों की बात हो रही है और दोनों जगह क्या किया है, सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। आप इसी पॉइंट को याद कर लें या नोट डाउन कर लें मेरे बच्चों। तो आप देखेंगे इस क्रम में, तो आप देखेंगे केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई, अब न्यूनतम 10 और अधिकतम 16। तो 10 और 16 क्यों, न्यूनतम 10 कम से कम 10 होंगे और अधिकतम 16 होंगे। आप डायरी रखें, ये कभी जो भी आप कभी YouTube से पढ़ें, लाइव क्लास पढ़ें या आप देखेंगे तो क्या करेंगे मेरे बच्चों, आप कुछ चीजें नोट डाउन करते रहें। तो इस क्रम की बात करेंगे तो आप चलेंगे, इस क्रम के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो देखेंगे कि किस तरीके से हाँ, अब होगा कि प्रांतीय परिषद। अभी तो हमने केंद्रीय परिषद की बात की थी कि न्यूनतम 10 और अधिकतम 16। अब हम बात करेंगे प्रांतीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में भी क्या है, वृद्धि की गई थी, उसी का एक्सप्लेनेशन होगा। और एक काम किया गया, ये स्टेटमेंट के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिए, वही जो हमने पहले बताया उसी का ये एक्सप्लेनेशन है, आप देखेंगे। और इसी क्रम की अगर हम बात करेंगे तो बंबई और मद्रास में भी आप देखेंगे 20 एवं उत्तर प्रदेश, जिसे हम उत्तर प्रदेश कह सकते हैं, आज के समय है उत्तर प्रदेश, उस समय ये क्या होगा, सीमांत प्रदेश कहेंगे इसे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में संख्या इसकी 15 कर दी गई। तो ऐसी चीजें आपको दिखाई पड़ेंगे, या तो उत्तर प्रदेश दिखाई पड़े या सीमांत। आप देखेंगे आप किस अधिनियम में इसका नाम बदलकर जो है उत्तर प्रदेश रखा गया, ये भी आपसे पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया। अभी आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे इस क्रम के कि अब और हुआ, अब देखेंगे इनकी संख्या गैर सरकारी, अभी तो सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की गई, अब होगा गैर सरकारी सदस्यों की। तो देखेंगे केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद दोनों में ये बात की गई है कि गैर सरकारी सदस्य कौन होते थे, 1861 में आपने देखा था कि कौन, यही गैर सरकारी सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद में उपस्थित थे। आप देखेंगे पटियाला, बनारस और सर दिनकर राव जो महाराजा थे, आप इनको क्या था, पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा और सर दिनकर राव को इस गैर सरकारी सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया गया था वायसराय की कार्यकारी परिषद के में 1861 के अधिनियम में। अगर हम बात करें तो इनकी संख्या में इनका क्या हुआ, अब गैर सरकारी सदस्यों में फिर से संख्या बढ़ाएगी, क्योंकि अब क्या है, भारतीयों को फिर से क्या था, संतुष्ट करना था कि चलिए कुछ और दे देते हैं। तो देखेंगे तो इसके आप देखेंगे, हालांकि क्या था, गैर सरकारी सदस्य आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हालांकि आप देखेंगे इस क्रम की अगर अगले चरण की बात करेंगे तो क्या था, बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। क्यों, क्या था, बहुमत हमेशा ब्रिटिश का ही रहा। ऐसा ना हो कि भारतीयों की संख्या ज्यादा हो जाए और हर पटल पर विधेयक रखा जाए और वो मजबूरन उनके हाथों से पलट जाए। तो ऐसी संख्याओं को भी ध्यान में रखा गया और देखेंगे कि बहुमत सरकारी सदस्यों का रहता था, 2/5 सदस्य गैर सरकारी सदस्य होना इसमें अनिवार्य था। बस ये कर दिया गया कि जो सदस्य संख्या होगी उसका 2/5वां भाग आप देखेंगे, ठीक है, कौन होगा, जो इस सदस्यों में क्या, केंद्रीय और प्रांतीय की बात दोनों जगह थी, तो इसमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को बढ़ाया दिया गया, लेकिन एक निश्चित लिमिट रख दी गई, वो 2/5 सदस्यों की होना, इतना होना अनिवार्य है। लेकिन इसके साथ आप देखेंगे गैर सरकारी सदस्यों का फिर भी अनुपात सरकारी सदस्यों की संख्या में कम था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि 1892 के अधिनियम में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ने के बाद भी जो है सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा 1892 के अधिनियम के तहत, ऐसा स्टेटमेंट आपसे पूछा जाए तो आप इसे सही करके आएंगे। चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखेंगे इस क्रम में अगर आगे बात करें तो
तो आपको दिखाई पड़ेगा कि इस अधिनियम में और क्या क्या पॉइंट हैं, तो आप इसकी भी चर्चा कर लेंगे। हाँ, तो देखेंगे 1892 के अधिनियम की बात करें तो 1892 के अधिनियम में क्या था, वायसराय को केंद्र में केंद्रीय और गवर्नरों को क्या किया था, प्रांतीय विधान परिषदों में नामांकित गैर सरकारी सदस्यों के संबंध में विशेष अधिकार दिया गया। और यही विशेष अधिकार गैर सरकारी सदस्यों में क्या था, एक जिसे कहते हैं वायसराय और गवर्नर का हस्तक्षेप, जिसे कहते हैं वो किसको नियुक्त करेंगे, किसको नहीं नियुक्त करेंगे। तो ऐसे लोगों को वो नियुक्त करते थे जो अंग्रेजी शासन का क्या करें, विरोध ना करें। आपने देखा होगा बहुत सारे राजा महाराजा इसमें शामिल किए गए, बहुत सारे ऐसे प्रतिनिधि शामिल किए गए जो उनकी हामी करते थे। उन्होंने कभी वो विधेयक पटल पे शायद ही पढ़ा हो, पढ़ने की उन्होंने आवश्यकता नहीं पूरी होगी। उन्होंने कहा, जब वायसराय ने कहा हाँ तो उन्होंने कहा हाँ, जब उन्होंने कहा ना तो उन्होंने कहा ना। तो इस अधिनियम के तहत आप देखेंगे, इस एक्ट के प्रावधानों में आप देखेंगे वायसराय को केंद्र में और गवर्नरों को प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को क्या किया गया था, विशेष अधिकार दिया गया था। और यही विशेषाधिकार उनको क्या था, भारतीयों को सीमित करना था। और ये भी देखेंगे यही अधिकार कहीं ना कहीं किसी भारतीय राजा के स्थान पर वो क्या था, लोग या भारतीय जनता में से भी किसी सिविल सोसाइटी के किसी आम व्यक्ति जो सोशल थिंकर, सोशल अन्य शिष्यों से जुड़ा हो, वो एक गैर सरकारी सदस्य के रूप में वो अपने इस अधिकार के तहत उसको भी नॉमिनेट कर सकते थे। ऐसी बातें आप दिखाई पड़ेंगी। और आप इसमें भी देखेंगे कि इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स में क्या किया था, गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान किया गया था। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स, क्योंकि क्या था, बंगाल को एक नया आप देखेंगे पर जो है प्रांत बना देते हैं। और इस रूप में देखेंगे, पहले के अधिनियमों की बात कर रहे हैं तो केंद्रीय विधान परिषद की बात है, बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स जिसे व्यापार संस्था आप देखेंगे, गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए क्या था, वायसराय की शक्तियों का क्या किया जाता था, प्रावधान स्पेसिफिक रूप से इस अधिनियम में किया गया था। आप ये भी देखेंगे। और इस अधिनियम के तहत आगे बढ़ें तो देखेंगे इस अधिनियम में अगर आगे हम बात करें तो आपको दिखाई पड़ेगा हाँ, अब प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर की बात करें। अब प्रांतों में क्या था, स्थानीय शासन जैसी बात थी, स्थानीय कर लगाने की बात थी। तो देखेंगे प्रांतीय विधान परिषद जिसमें गवर्नर प्रमुख होता था, आप देखेंगे। और इस गवर्नरों में आप देखेंगे गवर्नर क्या थे, जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार आदि की सिफारिशों के आधार पर क्या था, गैर सरकारी सदस्यों को नामांकित कर सकता था। और आज के अगर जो है स्टेट के प्रोविजंस में जाएंगे, कौन से, भारत के संविधान में अगर आप देखें, भारत के संवैधानिक विकास क्रम की प्रक्रिया में, तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, गवर्नर को कहीं ना कहीं था जिला परिषद, नगर पालिका से राज्य विधान परिषद का नाम आपने सुना होगा वर्तमान समय में। तो क्या हो रहा था, इन्हीं जगहों से क्या था, कुछ लोगों को नॉमिनेट कर सकते थे। हालांकि वो एरिया जो है डिफाइन है भारतीय संविधान में, इसमें कुछ चीजें आपको मिलती जुलती दिखाई पड़ेंगी। ऐसे प्रावधान वर्तमान के संविधान में भी किए गए हैं, इसीलिए इसे कहते हैं क्या, भारत का संवैधानिक विकास। अब आगे बात करेंगे, इस क्रम में अगर बात करेंगे तो आगे बात करें तो प्रांतीय विधान परिषदों में क्या था, अब गवर्नरों को जिला परिषद से, नगर पालिका से और कहां से, विश्वविद्यालय, व्यापार, जमींदार, चेंबर ऑफ कॉमर्स की बात थी। तो इनके सदस्यों की अगर बात करें, गैर सरकारी सदस्यों को क्या था, नियुक्त की प्रावधान की अगर बात करें तो इसमें नियुक्त की बात, गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान इसमें किए गए थे। आप देखेंगे ऐसी बातें आपको दिखाई पड़ेंगी। और ये कहीं ना कहीं क्या था,
ये गैर सरकारी सदस्य क्या हैं? परोक्ष रूप से चुने जाने की व्यवस्था थी। अगर देखेंगे परोक्ष रूप से चुनने की व्यवस्था को देखेंगे तो क्या था? लोकतंत्र के विकास में हिस्सा है ये, आप ये भी जानते होंगे। ठीक है, लोकतंत्र के विकास में ये पॉइंट आप देख सकते हैं कि आम लोगों की भागीदारी किस तरीके से बढ़ रही थी। तो ये कहीं ना कहीं क्या है? लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, इनडायरेक्टली रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष बात कर रहे हैं। इस रूप से आप देख सकते हैं इस क्रम को। तो इसी क्रम की अगर हम बात करें तो आपको दिखाई पड़ेगा, अगर हम आगे के सिस्टम की बात करें तो आपको दिखाई पड़ेंगे कि 1861 के अधिनियमों में जहां आप देखेंगे क्या था? जो परोक्ष लोकतंत्र की बात की थी वो 1861 के अधिनियम में वायसराय की कार्य परिषद में क्या था? जो गैर सरकारी सदस्य थे उनको क्या किया जाता था? उनको नियुक्त करने के जो प्रावधान थे आप देखेंगे तो उस नियुक्त की क्रम की अगर बात करें तो आपको जो नियुक्त करने के प्रावधान किए गए थे आप देखेंगे वो क्या था? कहीं ना कहीं आम लोगों के हित में नहीं था, लेकिन इस नियम में आप देखेंगे कहीं ना कहीं क्या था? 1861 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अगर बात करें पिछले बैकग्राउंड में, तो विधान परिषद में नियुक्त किए गए गैर सरकारी सदस्य जो क्या थे? मुख्यतः राजा, रजवाड़े, जमींदार, अवकाश प्राप्त अधिकारी ही होते थे। ठीक है, यही बात आप इस पॉइंट को नोट करना मेरे बच्चों, तो इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, सुनिए, आप देखेंगे इस समय की बात करें तो भारत में देखेंगे सामान्य जनता की बात होने लगी। आप देखेंगे सामान्य जनता से सामाजिक रूप से जुड़ाव स्थापित कर पाने में असमर्थ थे। भारत की ऐसी व्यवस्था जो थी ये 1861 में क्या थी? ये इस अधिनियम के तहत सामाजिक जुड़ाव नहीं कर पा रहे थे। इस अधिनियम के द्वारा किस 1861 के अधिनियम में ये असमर्थ होते थे, और इन्हीं जुड़ाव को देखते हुए इस अधिनियम में आप देखेंगे क्या था? जो सामाजिक जुड़ाव स्थापित करने के लिए सामान्य जनता को भी गैर सरकारी सदस्यों के रूप में स्थान देने का प्रचलन शुरू हुआ। आप इसे देख सकते हैं इस क्रम में 1892 के अधिनियम में। और आगे बढ़ें तो आप ये भी देखेंगे कि इस अधिनियम में अगर हम आगे चर्चा करें तो इस अधिनियम की बात करें मोटे तौर पे तो आप देखेंगे कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में, ठीक है, क्या हुआ था? गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक क्या थी? एक समिति का गठन किया गया। समिति क्या थी? परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान था। तो यही चुनाव जो है क्या कर रहा है? जैसे हमने कहा था सरकारी सदस्य, यही भारत में क्या कहता है? लोकतंत्र का विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। आप इसे देख सकते हैं भारत में। ठीक, लोकतंत्र के विकास की प्रक्रिया शुरू होती है क्योंकि इस समिति के माध्यम से परोक्ष रूप से क्या करेंगे? परोक्ष का मतलब है कि जो है कुछ चुने हुए क्षेत्रों से, एकदम खुला नहीं। तो ऐसी आप देखेंगे जो चुनाव के जो प्रावधान किए गए थे ये चुनने का प्रावधान किया गया था कि इलेक्टेड होंगे। ठीक है, समिति के माध्यम से होंगे लेकिन इलेक्ट होंगे। तो आप देखेंगे ये कहीं ना कहीं परोक्ष लोकतंत्र, परोक्ष रूप से लोकतंत्र के विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ने की बात दिखाई पड़ती है आपको। और देखेंगे कि चुनाव शब्द अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ है। आप याद रखिएगा, चुनाव समिति में एक बात की गई है कि परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया, लेकिन कहीं भी चुनाव शब्द ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप कहना कि चुनाव शब्द जो है, समिति की तो बात हो रही चुनाव, लेकिन क्या है, कहीं भी आप देखेंगे डायरेक्ट रूप से यहाँ चुनाव की बात शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन प्रक्रिया को जो है
नामांकन की प्रक्रिया कहा गया है। तो हालांकि चुनाव शब्द अधिनियम में कहीं प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन जो नामांकन की प्रक्रिया होगी, जो नामांकन की भी एक समिति होगी, तो एक निश्चित निकायों की सिफारिश होगी। हमने बताया था यूनिवर्सिटी, कौन से जिला बोर्ड या अन्य जो व्यापारी संघ है, कॉमर्स की बात है, तो उनके माध्यमों से ये बात आपको दिखाई पड़ेगी कि निश्चित निकाय हैं जो उनकी सिफारिश के आधार पर क्या है, नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। आप देखेंगे निश्चित निकायों को, तो इस तरीके के प्रावधान आपको 1892 के अधिनियम में दिखाई पड़ते हैं। आप इस तरीके से इनको देख सकते हैं। और अब हम बात करेंगे अधिनियम के साथ साथ मोटे तौर पे कि अब 1892 का अधिनियम आया। 1892 के अधिनियम के बाद 1909 का अधिनियम आता है। तो 1892 से 1909 की घटनाक्रम पे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप देखेंगे तो इसी काल के घटनाक्रम में चलें तो देखेंगे कि 1892 क्या होगा, 1892 के धर्म में आप इनको क्या है, आप इनको नोट भी कर सकते हैं। 1892 से 1909 के बीच के कालक्रम की घटनाओं की अगर एक संदर्भ की चर्चा करें, समरी, तो आप देखेंगे उस समय जब पहला घटना है तो आप देखेंगे कि जिस समय ये 1892 का अधिनियम आता है उस समय चीज़ों को देख सकते हैं। तो आप देखेंगे लैंसडाउन के समय जो घटनाएं घटती हैं, तो आप देखेंगे कि उस समय कारखाना अधिनियम आता है। कौन सा, एक तो कौन सा 1891 के नाम से, और सिविल सेवाओं का इंपीरियल प्रांतीय सेवाओं में वर्गीकरण करना, इन्हीं के दौरान ये घटना घटती है। आप देखेंगे और इस क्रम के दौरान आप देखेंगे कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 भी पारित होता है। तो सॉरी, आप इनके दौर में देख सकते हैं इस क्रम को। और भारत में अफगानिस्तान क्या होता है कि मध्य सीमा की स्थापना होती है। एक पॉइंट अभी आपको सुधार कार्यक्रम में बताएंगे, तो देखेंगे कि भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा की स्थापना इसी लैंसडाउन के समय होती है। आप इन्हें कोड वर्ड के माध्यम से भी याद रख सकते हैं, बहुत सारे कोड हैं, इनको देख सकते हैं। तो इस क्रम की बात करें, कोड आप अपने हिसाब से बना सकते हैं जैसे बनाना हो, लेकिन आप इन्हें अगर हमें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जब भी आप देखें हमें पढ़ें तो ऐसी चीज़ों को आप नोट डाउन करके रखें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। याद रखिएगा कि किस गवर्नर के समय घटना घटी, किसके 20 काल में घटना घटी, तो आपको ये बताने में आसानी होगी अगर आप इस कालक्रम को याद रखेंगे कि ये घटनाएं 1892 से 1909 के समय के बीच घटती हैं धीरे धीरे। तो आप इनको देख सकते हैं कि किस तरीके से घटनाएं घटती हैं। और आप आगे बढ़ें तो इसके साथ साथ एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे। अब 1894 आप देखेंगे इस समय के दौरान घटनाएं क्या क्या घटती हैं। तो बहुत सारे कालक्रम, इस बीच भारत में बहुत सारे वायसराय आप देखेंगे जो है चेंज होते हैं। तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, आप इसे देख सकते हैं। इनके काल में अगर बात करें तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय की घटना के कार्यक्रम की अगर बात करें तो एक चित्राल विद्रोह है। ठीक है, चित्राल विद्रोह आप देख सकते हैं, कभी पूछा नहीं गया लेकिन कभी आपसे पूछा जा सकता है। और दूसरा है पूना में प्लेग का प्रकोप, इन्हीं के समय होता है। ठीक है, एल्गिन, और आप देखेंगे चापाकर बंधुओं द्वारा 2 अधिकारों की हत्या, वो पूना प्लेग के संदर्भ में ये ऐसी घटना घटती है। हालांकि वो क्या है, तीर कहीं और चलाया, लगा कहीं और था। तो इस घटना के क्रम की बात करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे पूना में प्लेग का प्रकोप इन्हीं के समय फैलता है। और ये घटना, आप इस क्रम को याद करने का तरीका ये है कि 1892 के अधिनियम और 1909 के अधिनियम के बीच में घटनाएं घटती हैं। इस क्रम में आपको याद करने के क्रम में ये चीजें याद रहेंगी। आप देखेंगे चापेकर बंधुओं का क्या था, 2 अधिकारियों की हत्या हो जाती है। और आप इन्हें भी देखें इस क्रम को, अगर इसी के दौरान, क्योंकि क्या है, एक और घटनाएं घटती हैं, क्योंकि 1909 के अधिनियम से आने से पहले भारत में कई सारी घटनाएं घट चुकी होती हैं, जिसे कहते हैं भारत में फूट डालो राज करो की नीति। आपको क्या है, ऐसी घटनाएं उभर कर सामने दिखाई पड़ेंगी। तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल के रूप में देखेंगे। एक तो क्या होता है, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में क्या है, ये अध्यक्षता लिखा है, याद रखिए।
आयोग का गठन होता है 1902 में और ये घटना करजन के काल में होती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द्वितीय घटना के क्रम की अगर बात करें तो आप देखेंगे विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना इसी के समय होती है। कौन से? करजन के समय। याद रखिएगा 1902 में। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी इन्हीं के समय पारित होता है। आप देखेंगे 1904 में। तो आयोग की स्थापना पूछी जाए सन तो आप 1902 मारेंगे, और जब अधिनियम पारित हुआ है आप देखेंगे तो ये अधिनियम 1904 का है। यही चीजें आपसे याद रखना एग्जामिनेशन हॉल में। और ये भी